इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल होते हुए भी वेव की प्रॉपर्टीज रख सकता है। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो वेव प्रॉपर्टीज आती है किसी भी चीज के अंदर वो तब आती है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो जैसे ही, क्योंकि आपको पता है कि वेव हमेशा मूव करती है, वेव रेस्ट में तो होती नहीं है। इसी तरह से अगर कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो ही उसको वेव प्रॉपर्टीज होती है। जब वो मूव नहीं करेगा तो उसको किसी भी किस्म की वेव प्रॉपर्टीज नहीं होगी। तो आज डिस्कस करते हैं बेटा हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो अब देखते हैं कि ये डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या डेविसन या जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। इससे पहले आपके माइंड में हल्की चीज एक होनी चाहिए कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। डायफ्रैक्शन किसको कहा जाता है, थोड़ा उसका मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए बेटा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है या डायफ्रैक्शन किसको कहा जाता है। डायफ्रैक्शन क्या होता है या डायफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है बेटा। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन obstacle is called डायफ्रैक्शन। ठीक है, डायफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब ये दो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पे बनाता हूं। सपोज करें एक इस तरह से स्लिट है, ये हमारे पास एक स्लिट है। सपोज करें ये स्लिट है और इसकी स्लिट विड्थ ज्यादा है। ये वाइड स्लिट है, जैसे खिड़कियां वगैरह घरों के अंदर होती है, दरवाजा होता है, इस तरह से एक आप समझे स्लिट है। और वाइड स्लिट है, ठीक है, और इसकी विड्थ इज नॉट कंपेरेबल टू लेमडा। इसके अंदर इसकी वेवलेंथ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि खिड़की की विड्थ लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत बड़ी है, और डोर की विड्थ जो होती है वो भी वेवलेंथ ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत बड़ी है। तो आप जब इस तरह से किसी ऐसी चीज के ऊपर लाइट फॉल करवाओगे तो ये लाइट बिल्कुल इससे सीधी गुजरेगी, और जितना ये स्लिट होगा सामने लाइट उतने ही एरिया के अंदर फॉल करेगी। इस तरह से जैसे खिड़की से आप देखते हो जब लाइट आती है रूम के अंदर, तो जितनी खिड़की होती है उतना ही लाइट का शेडो बनता है, सामने दीवार के ऊपर बने या ग्राउंड के ऊपर इस तरह से बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज को इस तरह से करें, अगर ये स्लिट की विड्थ जो होती है इस तरह से स्लिट विड्थ बहुत ही छोटी हो जाए, इस तरह स्लिट विड्थ बहुत ही छोटी हो जाए और स्लिट विड्थ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाए। ये हमारे पास जो स्लिट विड्थ है, सपोज करें ये स्लिट विड्थ कंपेरेबल टू वेवलेंथ
wavelength of light. Comparable to wavelength of light बेटा, ये पतला बिल्कुल एक स्लिट, छोटा सा स्लिट है। ये हमारे पास स्क्रीन है, इस तरह से ये स्क्रीन लगी हुई है। इस तरह से अगर हमारे पास जो है लाइट अगर इसके ऊपर फॉल करवाएंगे बेटा, तो हम एक अजीब फिनोमिना देखेंगे कि ये लाइट जो होती है ये इस तरह से जब इसके एज से टकराएगी, इस तरह एज से ये इस तरह से बैंड खा जाएगी, और जितना स्लिट होता है उतना ही सामने शेडो नहीं बनता, शेडो जो होता है वो स्लिट से बड़ा बन जाता है। इस तरह ये लाइट जो होती है वो इस तरह से बैंड खा के एक बड़ा शेडो बना लेती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो बन जाता है इस तरह से बनता है। ठीक है, यूएसबी दीजिए। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है इसको कहा जाता है डायफ्रेक्शन। और डायफ्रेक्शन किस पे डिपेंड करती है? डायफ्रेक्शन डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। आप देख सकते हैं कि अगर कोई बड़ी जो है वो इस तरह से शेप होती है तो उसके अंदर लाइट बैंड नहीं खाती, और जब कोई पतली सी होती है तो उसके अंदर लाइट बैंड खा जाती है। और लाइट सिर्फ बैंड नहीं खाती, लाइट एक इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनाती है जिसके अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बनते हैं। जिस तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने पढ़ा है कि जब लाइट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पास होती है तो उसके अंदर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जिसके अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डायफ्रेक्शन के अंदर भी होता है कि लाइट जब इस तरह से बैंड खाती है तो लाइट के बैंड खाने के बाद सामने स्क्रीन के ऊपर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, क्योंकि हमने ये जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट समझना है और इसके अंदर जो है हमने डायफ्रेक्शन को लेना है बेटा। ये देखें, ये इस तरह से होता है कि ये आप देख सकते हैं बेटा, ये डायफ्रेक्शन का जो है वो पैटर्न जो है वो इसकी मैंने पिक्चर ली है बेटा। देखें, ये रेड कलर की लाइट है, ये रेड कलर की लाइट स्लिट से गुजरती है, तो स्लिट से गुजरने के बाद ये लाइट इस तरह से बैंड खा जाती है। तो ये जो लाइट की बेंडिंग होती है, इस बेंडिंग को क्या कहा जाता है? इसको डायफ्रेक्शन कहा जाता है। और नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि ये लाइट जब सामने स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं डायफ्रेक्शन। ठीक है, और डायफ्रेक्शन के अंदर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। अब ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, इनका भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इनका पैटर्न क्या होता है। इसको मैं छोटा कर देता हूं पिक्चर को, दूसरी पिक्चर भी यहाँ पे लगाता हूं। ठीक है, अब ये जो डायफ्रेक्शन होता है मींस एक तो ये साइज पे डिपेंड करता है और ये बेंडिंग हुई। ठीक है, अब डायफ्रेक्शन का मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं, क्योंकि इसको बेटा हमने जब समझना होता है। ये रेजर ब्लेड का भी है बेटा, ये देखें, रेजर ब्लेड जो होता है इसके ऊपर भी जब लाइट होती है बेटा, तो रेजर ब्लेड के एजेस जो होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखें, ब्लू लाइट जब लगी है तो ये रेजर ब्लेड का शेडो है। जहां पे रेजर ब्लेड है वो ब्लैक है, लेकिन इसके एजेस देखें, एजेस के ऊपर ये देखें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन गए। इनको कहा जाता है डायफ्रेक्शन पैटर्न। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? डायफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं। कि लाइट जब किसी भी ऐसी चीज से टकराती है जिस चीज की साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, तो लाइट उस चीज से टकराने के बाद जो बेंडिंग खा जाती है, ऐसी बेंडिंग की फिनोमिना को कहा जाता है कि यह डायफ्रेक्शन है। डायफ्रेक्शन जनरल फिनोमिना ऑफ वेव है।
किसी भी किस्म की जो वेव होती है वो डायफ्रेक्ट करती है, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। ठीक है, हर किस्म की जो वेव होती है वो डायफ्रेक्शन करती है। जब वो किसी भी ऐसी ऑब्स्टेकल से टकराती है जिस ऑब्स्टेकल की साइज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी, वेवलेंथ ऑफ द वेव होगी, तो वो वेव वहां से डायफ्रेक्ट कर जाएगी। साउंड वेव को आप महसूस करते हो कि फॉर एग्जांपल आपके रूम का डोर खुला हुआ है और डोर से बाहर कोई बंदा बात कर रहा है, लेकिन आप महसूस करोगे कि उस बंदे की आवाज पूरे रूम के अंदर आ जाती है। क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि होना तो ये चाहिए कि डोर के सामने जो वेव है वो सीधी जाती है, तो डोर के सामने कोई बंदा हो तो उसको आवाज सुनाई दे, और डोर से साइड पे उसको तो आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि वेव तो सीधी जाती है। लेकिन होता ये है कि साउंड वेव जो होती है वो जब दरवाजे के किनारों से टकराती है तो किनारों से टकराने के बाद बैंड खा जाती है, और बैंड खा के पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, डायफ्रेक्शन करती है। क्योंकि साउंड जो होता है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और इसके जो डोर के एजेस होते हैं वो उसके हिसाब से छोटे होते हैं, इसलिए वहां पे वो कर जाती है। लाइट नहीं करती। लाइट इसलिए नहीं करती क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। उसको डायफ्रेक्ट करने के लिए एजेस की थिकनेस जो चाहिए वो उतनी चाहिए जो आम चीजों की नहीं होती, रेजर ब्लेड की होती है। रेजर ब्लेड के ऊपर अगर लाइट फॉल करवाओगे तो आप डायफ्रेक्शन देख सकते हो, बाकी खिड़कियों में इनमें नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। अब एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बोलिए। डायफ्रेक्शन की पिक्चर कटें। डायफ्रेक्शन आपका डायफ्रेक्शन पैटर्न कटें। डायफ्रेक्शन पैटर्न इमेज। रेड कलर वाला इमेज है। इस साइड के एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या होता है? ionization बिल्लू बिल्लू बिल्लू। आइए देख के कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए। अब देखें बेटा, ये इस तरह से डायफ्रेक्शन पैटर्न बनता है। दो पिक्चर्स मैं आपको और भी दिखाता हूँ। जो चीज असल हमने डिस्कस करनी है वो आपके माइंड में होगी, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आपका भी पुराना पढ़ा हुआ होगा, और पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी चैप्टर 9 नहीं है, तो इसलिए मोस्टली अब स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं बेटा, ये पिक्चर जो होती है ये डायफ्रेक्शन की पिक्चर है बेटा। अब इसको एक और तरह से समझिएगा, मैं दोनों पिक्चर्स लगाऊं फिर आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है या ये क्यों हम पढ़ते हैं खामखा। ये एक रियल पिक्चर है बेटा, वो तो एक डायग्राम बना हुआ है, ये रियल पिक्चर है डायफ्रेक्शन की। ये जो बेटा आप देख रहे हैं कि ये जो रियल पिक्चर है, ठीक है, ये रियल पिक्चर है डायफ्रेक्शन की, और ये एक इमेज बना हुआ है, या आप कह लें कि ये कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज बनी हुई है बेटा। आप देख सकते हैं बेटा कि देखें, ये एक स्लिट है बेटा। इस स्लिट के ऊपर जब लाइट ने फॉल किया तो लाइट ने डायफ्रेक्ट किया। आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि लाइट ने बैंड खाया है इस स्लिट से, ये हो गई डायफ्रेक्शन। ठीक है, और इस बैंड खाने के बाद जब ये लाइट यहाँ पे आई है तो आप देख सकते हैं बेटा सेंटर के ऊपर लाइट ज्यादा पड़ रही है। सेंटर के ऊपर
ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। सेंटर जो है ना बेटा, इस स्लिट के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे जो लाइट है ये ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे भी देखें, ये सेंट्रल पॉइंट पे क्या आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट पे लाइट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ये डार्क बन रहा है, ब्राइट बन रहा है, मींस लाइट के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सेंटर पे जो देखें लाइट ज्यादा है, उसके बाद यहाँ पे लाइट नहीं है, फिर लाइट है, फिर लाइट नहीं है, फिर लाइट है, इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाते हैं। सेंटर पे जो होती है वो ज्यादा लाइट आती है, और जैसे जैसे सेंटर से हम इस तरह से अवे जाएंगे तो ये देखें आप, लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है। ये डायफ्रेक्शन पैटर्न कहलाता है। अब इसकी मैं रियल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे है नहीं। मैं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि हमने डेविसन और जर्मर के अंदर इसी चीज को डिस्कस करना है। तो ये होता है डायफ्रेक्शन बेटा, कि डायफ्रेक्शन के अंदर ये होता है कि लाइट जब इस तरह से ऑब्स्टिकल के ऊपर पड़ती है तो बैंड खा जाती है, और बैंड खाने के बाद लाइट जब स्क्रीन के ऊपर पड़ती है तो स्क्रीन के ऊपर यूनिफॉर्म लाइट नहीं होती। स्क्रीन का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पे ज्यादा लाइट आती है, और जैसे जैसे हम सेंटर से अवे जाएंगे तो कहीं पे लाइट होगी, कहीं पे नहीं होगी, कहीं, लेकिन जहां पे होगी वहां पे भी हल्की लाइट होगी, ज्यादा लाइट नहीं होगी। ये इस तरह से आप इसको ध्यान में रखिएगा कि सेंटर पे ज्यादा लाइट आएगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और उसके बाद डार्क, कहीं पे लाइट होगी कहीं पे नहीं होगी। मीन्स डायफ्रेक्शन करने के बाद जब लाइट सामने स्क्रीन के ऊपर लगती है तो ऐसे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी नहीं होगी। जैसे आपके रूम के अंदर जो बल्ब ऑन है उसकी इंटेंसिटी दीवारों के ऊपर यूनिफॉर्म है, हर जगह पे एक जैसी लाइट आपको नजर आ रही है। लेकिन डायफ्रेक्शन करने के बाद ऐसा नहीं होता। जैसे इंटरफेरेंस, डबल स्लिट के अंदर इंटरफेरेंस करने के बाद ऐसा नहीं होता ना, तो डायफ्रेक्शन के बाद भी ऐसा नहीं होता। जो स्लिट के सामने वाली रीजन होती है उसके ऊपर तो ज्यादा लाइट आ रही होती है, उसके साइड में कहीं पे लाइट आएगी कहीं पे नहीं आएगी। मींस डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल जो होगा ना एरिया, सेंट्रल एरिया के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये देखें ग्राफ बनाया हुआ है, सेंट्रल के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास डायफ्रेक्शन। तो डायफ्रेक्शन के अंदर दो बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करनी है। पहली बात ये कि डायफ्रेक्शन तब होगी जब स्लिट विड्थ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। ऐसे स्लिट से वेव डायफ्रेक्ट नहीं करेगी जिस स्लिट की विड्थ उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे ये जो खिड़कियां होती हैं, डोर होते हैं, इनसे जब रोशनी आती है तो डायफ्रेक्ट करते हुए आपको नजर नहीं आती, इसलिए कि खिड़कियों के और डोर की जो साइज होती है वो लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर साइज छोटी हो जाए, और साइज इतनी छोटी हो जाए कि वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट आ जाए, तो फिर लाइट क्या करती है कि फिर वो लाइट बैंड खा जाती है, डायफ्रेक्शन करती है। डायफ्रेक्शन सिर्फ बैंड नहीं खाती, लेकिन उसके बाद जब वो सामने किसी चीज पे जाके पड़ती है तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बना लेती है। फिर वो लाइट यूनिफॉर्म नहीं होती। नॉर्मली जैसे खिड़की से लाइट आती है, यूनिफॉर्म उसका शेडो बनता है, ऐसे नहीं बनता। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बन जाते हैं, और उसके अंदर जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो बड़ा बनता है, और साइड पे कहीं पे लाइट होती है कहीं पे नहीं होती, कहीं पे लाइट होती है कहीं पे नहीं होती। तो इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कि डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट।
बेटा याद रखिएगा, डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट का मकसद कोई अलग था, लेकिन उसकी डिस्कवरी कोई अलग थी। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी बात ऐसा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट एक चीज के लिए किया गया था, उसमें डिस्कवरी किसी और चीज की हो गई थी। जैसे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट वो हर्ट्ज कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट जो था वो मैक्सवेल ने पेश किया था, लेकिन मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करके उसको डिस्कवर नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेकिन डिस्कवर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट एक चीज के लिए किया गया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ और आया था। डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। आपने पढ़ी होगी क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी का मकसद होता है स्टडी ऑफ क्रिस्टल। केमिस्ट्री के अंदर आपने टाइप्स ऑफ के जो है वो क्रिस्टल पढ़े होंगे कि इतने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। तो डेविसन और जर्मर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस एक्सपेरिमेंट का मकसद था कि निकल के क्रिस्टल की स्टडी की जा सके, कि जो निकल का क्रिस्टल था उसकी स्टडी करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और आपको पता है क्रिस्टलोग्राफी के अंदर जो क्रिस्टल की स्टडी की जाती है तो वो उसी तरह से की जाती है जिस तरह से बोन की स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज इस्तेमाल करते। कोई टूटी हुई बोन होती है, डॉक्टर कहते हैं भाई एक्सरे करवा लो। या किसी और डिजीज को जानने के लिए एमआरआई, ये वो चीजें होती हैं जो उसको डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्ट्रासाउंड होता है, एमआरआई होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आप सबने ये चीजें देखी है। एक्सरे कॉमन है कि अगर बोन के अंदर कोई मसला होता है, फ्रैक्चर आ जाता है, टूट जाती है, डॉक्टर कहते हैं भाई एक्सरे करवा लें। तो इसी तरह से जब हम क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो क्रिस्टल का भी जो है वो एक स्टडी करने का तरीका होता है। जैसे रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए अल्फा पार्टिकल की जो बम्बारमेंट करवाई थी, या जो मुख्तलिफ जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, इसी तरह से जब क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है कि इसका क्रिस्टल किस तरह का है, उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बीम डाला जाता है। जिस तरह से हम बोन के ऊपर एक्सरे करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन को इस तरह से उनके ऊपर फॉल करवाया जाता है क्रिस्टल के ऊपर, और स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल होते हैं और पार्टिकल भी इस्तेमाल होते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी का ये तरीका होता है। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर डेविसन और जर्मर निकल के क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे। वो निकल का उन्होंने पीस लिया हुआ था, उसके ऊपर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डाल रहे थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वो उसको स्टडी कर रहे थे कि इसका क्रिस्टल किस तरह से है। तो इनके एक्सपेरिमेंट का मकसद जो था वो क्रिस्टल जो था निकल के क्रिस्टल की स्टडी करना था, ठीक है। तो पहली बात इसकी कौन सी होगी बेटा? पहली बात ये होगी कि डेविसन एंड जर्मर वर स्टडिंग निकल क्रिस्टल, ठीक है। निकल क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे बेटा। ये जो डेविसन और जर्मर निकल क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे। अब निकल क्रिस्टल की स्टडी करने के लिए इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हम देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बेटा ध्यान से, क्योंकि इतनी डिटेल्स आपके बुक के अंदर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा बेटा। एक्सपेरिमेंटल जो है वो अरेंजमेंट बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। अब इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो होता है वो इसने किस तरह से अरेंज किया था बेटा? इन्होंने क्या किया था बेटा, इस तरह से
इन्होंने इस तरह से एक निकल का क्रिस्टल लिया बेटा, इस तरह से निकल का एक पीस लिया बेटा, ये निकल का पीस था बेटा। ये निकल का पीस था बेटा, और सामने इन्होंने क्या, जाहिर है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालने थे। अब इलेक्ट्रॉन हम कहां से लाएंगे बेटा, जब एक्सरे करवाते हैं ना, तो एक्सरे की एक मशीन होती है जो एक्सरे बनाती है, वो जाके बोन के ऊपर लगते हैं। इसी तरह से अब अगर हमें क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का एक सोर्स चाहिए। जो सोर्स इलेक्ट्रॉन दे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम किसके ऊपर फॉल करवाएं, निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाएं। अब देखिए आप, एक्सरे के अंदर क्या होता है, एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे बनाती है, बीच में क्या होता है, बोन होती है, और उसके नीचे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ऊपर से एक्सरेज आते हैं, बोन से गुजर के फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका इमेज बनता है। तो 3 स्टेप्स हुए, एक मशीन जो एक्सरे बनाती है, एक वो ऑब्जेक्ट जिसका एक्सरे लिया जाता है, तीसरा वो फिल्म, वो जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर उस चीज का इमेज बनाना है। इसी तरह से अगर निकल क्रिस्टल की स्टडी करनी है, तो एक तो हुआ निकल जिसकी स्टडी करनी है, वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्टडी करनी है, दूसरा वो सोर्स जो इलेक्ट्रॉन दे, जो हम निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाएं, और तीसरी वो चीज जो उसको डिटेक्ट करे, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट। तो तीसरा डिटेक्टर होता है, एक सोर्स होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा डिटेक्टर होता है। सोर्स एक्सरे मशीन, ऑब्जेक्ट वो बोन, वो चीज जिसका हम एक्सरे ले रहे हैं, और डिटेक्टर वो फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर उसका इमेज बनता है। इसी तरह से अगर निकल क्रिस्टल की स्टडी करनी है, तो ऑब्जेक्ट निकल क्रिस्टल, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो जो इलेक्ट्रॉन दे, और तीसरी वो चीज जो उस चीज को डिटेक्ट करे कि इन इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे एक होता है फिलामेंट, ये एक फिलामेंट होता है बेटा, टंगिस्टन फिलामेंट होता है। इस तरह से जैसे आपने देखा है बेटा, हीटर के अंदर ऐसे वायर नहीं होती, इसी तरह से एक टंगिस्टन फिलामेंट होता है, और टंगिस्टन फिलामेंट को हम देते हैं करंट बेटा। यहाँ पे टंगिस्टन फिलामेंट को करंट देते हैं, और टंगिस्टन फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है। ये हमारे पास बेटा फिलामेंट है, ये हमारे पास फिलामेंट है टंगिस्टन का, और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसा जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया था। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसके बेटे जीपी थॉमसन जो है, उसने ये बात साबित की थी कि इलेक्ट्रॉन वेव की प्रॉपर्टीज रखता है। डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के 2 मेजर एक्सपेरिमेंट है, एक डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा जीपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है। जीपी थॉमसन जे थॉमसन का बेटा था। बाप ने ये डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बेटे ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो ये वही अरेंजमेंट था जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पे एक ट्यूब रखा गया था, और ये जो ट्यूब था, ये इस तरह से एक ट्यूब रखा गया था, और ये जो ट्यूब था इसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया था, ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल दिया गया था। ठीक है, और ये एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पॉजिटिव होता है बेटा। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हीटिंग,
बेटा गर्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के निकलने की फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की फिनोमिना निकलने की फिनोमिना को कहा जाता है कि ये थर्मियोनिक इमिशन है। ठीक है, अब क्या किया जाता है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इस तरह से जो है वो ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी के सामने एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल को एक्सीलेटिंग पोटेंशियल कहा जाता है। सपोज करें ये एक प्लेट हमारे पास है बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है जिसको हमने चार्ज किया हुआ है और सामने एक इलेक्ट्रॉन रखें, तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? पॉजिटिव प्लेट इसको जो है वो फोर्स लगाएगी और ये फोर्स जो होगी वो हो जाएगी E इंटू क्यू। ये फोर्स लगाएगी और जब फोर्स लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल होता है, ऐसा पोटेंशियल जो चार्ज को एक्सीलरेट करवाए उसको एक्सीलेटिंग पोटेंशियल कहा जाता है। आपने जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल पढ़ा है जिसको डिसेलरेटिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करे उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर था वो इस तरह से पोटेंशियल था, इस तरह से एक निगेटिव प्लेट दें और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इसको क्या करेगा? अपोज फोर्स वही लगेगी, फोर्स E इंटू क्यू लगेगी तो ये एक्सीलेटिंग पोटेंशियल होगा और ये क्या हो जाएगा? ये होगा डिसेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करेगी, डिसेलरेट करवाएगी, इसको डिसेलरेटिंग पोटेंशियल कहा जाता है। जबकि इसको क्या कहा जाता है? एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल का मकसद है वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वर्क के बराबर और वर्क हो जाएगा Q इंटू वी के, मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल या वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलेटिंग में लिख लेता हूँ, इसकी आप बेटा पिक्चर ले लीजिएगा, मैं ये जो है वो मिटा दूंगा कि ऐसा पोटेंशियल जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह से जो है वो वर्क करके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए तो ऐसे पोटेंशियल को एक्सीलेटिंग पोटेंशियल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, वर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है Q इंटू वी के, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल या वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। बेटा इस टुकड़े की पिक्चर ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा बेटा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। पॉजिटिव पोटेंशियल दिया ही इसलिए जाता है ताकि इस पोटेंशियल को कम ज्यादा करें। बेटा देखें, अगर चार्ज हम बढ़ाएंगे इसके ऊपर, चार्ज इसके ऊपर बढ़ाएंगे तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ानी है तो यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? इस ट्यूब का पोटेंशियल कम ज्यादा करके इसकी वेलोसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको बेटा अगर नोट करें तो नोट कर लें क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा। तो एक्सीलेटिंग पोटेंशियल का मकसद है ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट करवाता है बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या रखा गया था बेटा? यहाँ पे एक जैसे ट्रेन की बेटा पटड़ी आपने देखी है ना, ट्रेन की पटड़ी होती है इस तरह से, एक इस तरह से बेटा ये एक ये इस तरह से बेटा एक स्केल रखा गया था जिसके ऊपर जो है वो एक डिटेक्टर लगाया गया था बेटा। ये आप कह लें कि इसके ऊपर एक डिटेक्टर लगा हुआ है। आप सब आजकल माशाल्लाह जो है वो टेलीविजन आजकल कॉमन हो गई है। टेलीविजन के अंदर आपने देखा है कि किसी फिल्म की, किसी ड्रामे की जब शूटिंग होती है
तो ट्रेन की पटरी की तरह एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर एक चेयर लगी होती है, उस चेयर के ऊपर जो होता है वो एक ऑपरेटर भी बैठा होता है, उसके ऊपर कैमरा भी होती है। दूसरे लोग इसको इस तरह उस तरह खींचते रहते हैं और वो जिस तरह से ले जाते हैं वो बंदा उस ट्रेन की पटरी की तरह जो उसका फ्रेम होता है उसके ऊपर इस तरह से घूम रहा होता है। तो ये इसी तरह से होता है बेटा, ये इस तरह से इसके ऊपर ये एक डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर के अंदर गैल्वानोमीटर, आप इस डिटेक्टर को इस तरह से इधर उधर घुमा सकते हैं, आप इस डिटेक्टर को ऊपर भी ले जा सकते हैं, इस तरह भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्टर की तरह ही होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि ये जो कैमरा वाला बंदा होता है, किसी जलसे की कवरेज होती है या क्या होती है, तो वो उस तरह से एक पटड़ी लगी होती है, उसके ऊपर चेयर बनी होती है, उसको इधर उधर खींचते रहते हैं, जिस एंगल पे ले जाए वो बंदा उस एंगल पे चला जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एंगल्स लिखी होती है। सपोज करें कि इसके ऊपर ये 30 डिग्री लिखी हुई है, इसके ऊपर ये लिखी हुई है 40 डिग्री, इस तरह से बेटा इसके ऊपर इस तरह से एंगल्स लिखी हुई होती है कि ये डिटेक्टर अभी 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है, किस डिग्री पे है, वो इसके ऊपर डिग्रीज लिखी हुई होती है। तो ये हो गई इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो ये हो गई हमारे पास बेटा डेविसन और जर्मर की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के डेविसन और जर्मर की एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या होती है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। अब क्या किया बेटा इन्होंने कि डेविसन और जर्मर ने, बेटा मैं इलेक्ट्रॉन का कलर कोई और बनाता हूं ताकि आपको ये नजर आ सके। डेविसन और जर्मर ने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसको दिया करंट, इसको करंट दिया, तो इसमें से बेटा इस तरह से थर्मियोनिक इमिशन हुई। थर्मियोनिक इमिशन का नतीजा क्या हुआ कि ये फिलामेंट गर्म हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और इन इलेक्ट्रॉन को इस ट्यूब ने क्या किया, इस ट्यूब ने अपनी तरफ खींचा और वो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ट्यूब से इस तरह से गुजर के, ये बेटा इसने क्या किया, ट्यूब ने इनको एक्सीलेट करवाया। बेटा ट्यूब का काम क्या होता है, ट्यूब का काम होता है इनको एक्सीलेट करवाना। ट्यूब के ऊपर अगर पोटेंशियल आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएंगे और ट्यूब के ऊपर अगर आप पोटेंशियल कम करोगे इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया ना बेटा, इस तरह से कि अगर आप एक प्लेट लें, इस तरह से आप प्लेट लें, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दें और यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ें, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सीलेट करेगा। अगर चार्ज और बढ़ाएं, चार्ज और बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और बढ़ेगी, चार्ज और बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और बढ़ेगी। तो ये जो इसके ऊपर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, इसको कम ज्यादा करने से आप इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कम ज्यादा। तो वो पोटेंशियल यहाँ पे था, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे इसको फिलामेंट को करंट दिया गया, फिलामेंट को करंट देने से ये फिलामेंट गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सामने उनके एक्सीलेटिंग पोटेंशियल था, इस ट्यूब ने इसको एक्सीलेट करवाया और ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ इस तरह से आके इसके निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने लगे। अब जाहिर सी बात है, ये निकल का क्रिस्टल है, इससे इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से इसके ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है, तो फॉल करने के बाद स्कैटर होंगे। जैसे आप पाइप लें, उसमें पानी है, इस तरह पानी दीवार के ऊपर जब आप टकराओगे तो पानी क्या होगा, कतरों की सूरत में फैल जाएगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जैसे ही लगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इससे जो है वो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिफ्लेक्ट होने लगे और इस तरह से आके डिटेक्टर में पड़ने लगे। और ये जो एंगल है, सपोज करें अभी ये किस एंगल पे है बेटा, सपोज करें ये 40 है, तो ये आप एंगल बना लें कि ये एंगल 50 डिग्री है। ये एंगल जो फाई है, सपोज करें ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कितनी है, 50 डिग्री है। तो ये बेटा इस तरह से फिनोमेना होने लगी कि इस तरह से थर्मियोनिक इमिशन थी,
थर्मियोनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन निकले, इसको इस ट्यूब के पोटेंशियल ने एक्सीलेट करवाया। ये इलेक्ट्रॉन जब निकल क्रिस्टल के ऊपर लगे तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से रिफ्लेक्ट करके आके इस जो है वो डिटेक्टर के अंदर पड़े। इसको मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास डिटेक्टर है। ठीक है, ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन आके इस डिटेक्टर में पड़े और इलेक्ट्रॉन करंट बनाते हैं, और ये करंट जाएगा गैल्वानोमीटर में, और गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन आपको बताएगी कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर में पड़ रहे या नहीं। अगर सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के अंदर नहीं पड़ रहे तो गैल्वानोमीटर जीरो करंट बताएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के अंदर पड़ रहे हैं तो ये गैल्वानोमीटर क्या बताएगा, करंट बताएगा। गैल्वानोमीटर आपको बताएगा कि जब मैं 50 डिग्री पे आया हूं तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर आ रहे हैं, और गैल्वानोमीटर हमें दिखाएगा कि वाकई 50 डिग्री पे इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और करंट बन रहा है। अगर इस डिटेक्टर को आप इस तरफ ले जाएं, सपोज करें ये डिटेक्टर आप लेके आए यहाँ पे, ये डिटेक्टर आप यहाँ पे लेके आए, तो ये गैल्वानोमीटर तो आपको करंट बता रहा होगा, ये गैल्वानोमीटर आपको करंट नहीं बताएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं जा रहे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं। मीन्स डिटेक्टर का काम क्या होता है कि हमें ये बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल क्रिस्टल के ऊपर पड़ रहे हैं ये किस एंगल के ऊपर जा रहे हैं। इस तरह से हम घुमाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि किस एंगल पे आ रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह घुमाते जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन, ये गैल्वानोमीटर बताएगा करंट आ रहा है। इसका मकसद है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, या इसको यूज करने का तरीका कि ये किस तरह से इसको यूज करके निकल के क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे। तो ये क्या कर रहे थे, निकल क्रिस्टल इन्होंने लिया हुआ था, निकल क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फॉल करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कम ज्यादा ये कर रहे थे एक्सीलेटिंग पोटेंशियल से, और इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो डिटेक्ट कर रहे थे ये डिटेक्टर। ठीक है, ये बात अभी यहीं पे ध्यान में रखें कि ये इस तरह से थी। अब इन्होंने यहाँ पे एक नई बात नोट की, इन्होंने देखा कि ये जो एक्सीलेटिंग पोटेंशियल है, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल जो होता है ये चेंज करने से एक अजीब फिनोमिना इनको महसूस हुई, कि इन्होंने देखा कि अगर इसका एक्सीलेटिंग पोटेंशियल बिटवीन 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट। ठीक है बेटा, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल 44 वोल्ट से लेकर 88 वोल्ट। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जब इन्होंने एक्सीलेटिंग पोटेंशियल रखा 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट इन्होंने रखा, तो इन्होंने एक अजीब बात नोट की। क्या बात नोट की, ये समझने की बात है, असल बात यही है। इन्होंने ये नोट किया कि अगर 44 से पोटेंशियल कम कर देते हैं या 68 से पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एंगल पे आ रहे हैं। सपोज करें एक्सीलेटिंग पोटेंशियल रखा 35 वोल्ट और इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 35 डिग्री पे। एक्सीलेटिंग पोटेंशियल रखा 40 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 40 डिग्री पे। आप इसको इस तरह समझें कि अगर एक्सीलेटिंग पोटेंशियल कितना रखा 35 वोल्ट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ये निकल क्रिस्टल से इस तरह से जो रिफ्लेक्ट कर रहे थे डिटेक्टर के अंदर आ रहे थे, सपोज करें ये 35 डिग्री पे, ठीक है, और इन्होंने पोटेंशियल अगर रखा, सपोज करें पोटेंशियल रखते हैं 40 वोल्ट, इन्होंने देखा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं ये किस पे रिसीव हो रहे हैं, 40 डिग्री पे रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात अजीब नोट की, इन्होंने ये बात अजीब नोट की कि अगर ये जो है
ये जो है बेटा, अगर इन्होंने अजीब बात नोट की कि इन इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल पोटेंशियल अगर बढ़ाते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू 44 वोल्ट करते हैं या लेस देन, ठीक है, ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो होता है, ये पोटेंशियल ग्रेटर देन और लेस देन 44 वोल्ट, और ठीक है इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 44 वोल्ट, और ये जो होता है बेटा कि अगर लेस देन और इक्वल टू 68 वोल्ट। इन्होंने देखा कि अगर एक्सीलेटिंग पोटेंशियल 44 से लेकर 68 वोल्ट के दरमियान रखते हैं तो अजीब बात आ रही है। और अजीब बात कौन सी आ रही थी? इन्होंने ये नोट किया कि डिटेक्टर जो होता है, जब डिटेक्टर को हम गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करते हैं तो एक एंगल ऐसी आती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा करंट आता है, और डिटेक्टर को अगर इस तरह ले जाते हैं या इस तरह ले जाते हैं तो इस तरह भी आपको इलेक्ट्रॉन आते हुए महसूस होते हैं, लेकिन एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, एक एंगल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे थे, बाकी इलेक्ट्रॉन इस तरह से दूसरी एंगल्स पे भी आ रहे थे, इस तरह से। इन्होंने अजीब बात नोट की कि 44 से कम पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एंगल पे आ रहे थे, लेकिन 44 से लेकर 68 तक जब इनका पोटेंशियल रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक एंगल पे नहीं आ रहे थे, उसमें एक एंगल ऐसी जरूर थी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे थे, और गैल्वानोमीटर बता रहा था इस एंगल पे तो करंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जब उस एंगल से इधर उधर भी उसको किया जाता था तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे थे। ये बात अजीब थी। अजीब क्यों थी? क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक ही एंगल पे आते, जैसे बाल होता है ना, आप इस तरह से थ्रो करोगे तो एक ही एंगल पे जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन था, ये जब इस तरह से आ रहा था तो एक ही एंगल पे, जैसे ये 35 पे 40 पे तो एक एंगल पे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल 44 वोल्ट और 68 वोल्ट के दरमियान आता था तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अजीब हरकतें हो रही है कि इलेक्ट्रॉन एक एंगल ऐसी आ रही थी, एक एंगल ऐसी आ रही थी जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आ रहे थे, लेकिन उसके सिवा भी जब इस तरह से घुमाया जाता है तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कहीं पे नहीं आ रहे थे, कहीं पे आ रहे थे, कहीं पे नहीं आ रहे थे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये बात बिल्कुल वाजे हो गई 54 पोटेंशियल पे। इन्होंने जब 54 वोल्ट रखा, इन्होंने अब पोटेंशियल जब 54 वोल्ट रखा, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कौन सा रखा इन्होंने? इन्होंने रखा 54 वोल्ट। तो इन्होंने देखा कि इस तरह से 50 डिग्री पे, इस 50 डिग्री पे डिटेक्टर में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, डिटेक्टर में करंट आ रही है, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं आ रही, इस पे बहुत ज्यादा आ रही है, 54 पे ये आ रही है, ये 50 पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन इस तरह भी आ रहे थे, इस तरह भी मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे थे इस तरह। इन्होंने ये नोट किया कि 54 पे आप पूरे इस स्केल के ऊपर इस तरह घुमाओ तो 50 डिग्री पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन उसके सिवा भी कहीं पे इस तरह जाओ तो भी ये बता रहा है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर जाओ तो भी कहते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े थे कि इस तरह से घुमाने से भी कहीं पे आ रहा था करंट है, कहीं पे नहीं है, और ऊपर जाने से भी करंट है नहीं है। बहुत ही अजीब फिनोमिना थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसको एक ही एंगल पे आना चाहिए। ये क्या हो रहा है कि ये तो एक एंगल पे तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन
उससे नीचे जाने से भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं पे नहीं आ रहे। गैल्वानोमीटर बताता है यहाँ पे आता है करंट नहीं है, फिर बताता है करंट है, फिर बताएगा करंट नहीं है, फिर बताएगा करंट है। यहाँ पे जैसे ही डिटेक्टर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, बताएगा नहीं है करंट। ऊपर ले जाएंगे, बताएगा वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो कहीं पे ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कहीं पे बता रहा है नहीं आ रहे। 50 डिग्री पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये ऐसी फिनोमिना थी जो बहुत कंफ्यूजिंग थी कि क्या है, आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस बात को सॉल्व किया इलेसर ने। इलेसर ने कहा कि असल में ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन कर रहे हैं। असल में इलेसर ने कहा कि एक्चुअली क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल 54 वोल्ट रखते हो तो उसकी वेवलेंथ बन जाती है 61 पॉइंट समथिंग डिग्री, मुझे सही याद नहीं है इसकी वेवलेंथ। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये वेव बन जाता है। और ये जब निकल के क्रिस्टल के ऊपर लगता है तो निकल के क्रिस्टल के अंदर स्लिट्स होते हैं। आपको पता है जिसको कहा जाता है कि एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो होता है वो स्पेस होता है। और ये स्पेस जो होता है ना, ये कंपेरेबल बन जाता है किसके साथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। जैसे क्रिस्टल की जो आपने पढ़ा एक्सरे की एक डायफ्रेक्शन क्रिस्टल से होती है, क्योंकि एक्सरे की वेवलेंथ 10⁻⁻10 होती है। एक्सरे की वेवलेंथ कितनी हो जाती है, एक्सरे की वेवलेंथ हो जाती है 10 जो है वो पावर -10। और एक्सरे जब क्रिस्टल के ऊपर फॉल करता है तो क्रिस्टल के अंदर जो छोटी छोटी स्लिट्स होती है उनकी विड्थ भी उतनी होती है जितनी एक्सरे की विड्थ होती है। इसलिए एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने के बाद डायफ्रेक्ट करता है। तो क्या कहा लेसर ने, लेसर ने कहा कि एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल रखते हो 44 वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बन जाती है 10⁻⁻10 मीटर। और जो निकल क्रिस्टल है उसका जो क्रिस्टल के अंदर स्पेसिंग है वो भी उतनी है जितनी उसकी इसकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब इस निकल क्रिस्टल के ऊपर 54 पे लगता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और निकल क्रिस्टल की जो स्पेस है वो एक दूसरे के साथ कंपेरेबल बन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करने के बाद डायफ्रेक्शन करता है। डायफ्रेक्शन के अंदर ऐसा ही होता है कि सेंटर पे ज्यादा लाइट आती है, इसलिए ये सेंटर पे इसका सेंटर 50 डिग्री पे बनता है और 50 डिग्री पे ज्यादा आ रहे हैं और साइड में हल्के हल्के डार्क और ब्राइट बन रहे हैं। तो ये डायफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिटेक्ट की गई थी। ठीक है, डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटेक्टेड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपको पता है कि लेमडा होती है इज इक्वल टू H/mv। और आपको पता है अभी हमने किया है तो काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू V के बराबर हाफ mv², Q इंटू V हो जाएगी अंडर रेडिकल 2, ठीक है, Q इंटू V अपॉन m। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है E के बराबर, तो इसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रेडिकल 2eV अपॉन m। इसके अंदर अगर रखेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी इस तरह से H अपॉन m V 2eV अपॉन m इज इक्वल टू H अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रेडिकल m। अब ये आपको बात समझ में नहीं आती तो किसी मैथ वाले बंदे से राब्ता कीजिएगा। ये गया इसमें लेमडा हो जाएगी H अपॉन
अंडर रेडिकल 2 EMB। ये केले सर ने कहा कि जब आप पोटेंशियल रखते हो, देखें जब आप पोटेंशियल रखोगे H अपान इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इंटू EM, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रेडिकल V। इन सब का जो जवाब आएगा वो आ जाएगा आपके पास इस तरह से अंडर रेडिकल 150 इंटू 10 पावर -20 इंटू 1 अपान अंडर रेडिकल V। बेटा आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे 2 की इलेक्ट्रॉन के चार्ज की M की वैल्यू रखोगे तो इसका जवाब ये आ जाएगा। तो यहां से लेमडा का एक और फार्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाता है कि अंडर रेडिकल 150 अपान V इंटू 10 पावर -10 मीटर। ये आप शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, ये फार्मूला आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पोटेंशियल के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बेटा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन मेजर की गई। तो एक्चुअली इलेसर ने क्या कहा, इलेसर ने कहा कि यहां से आप पोटेंशियल बढ़ाते हो तो आपको पता है लेमडा होती है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोज हाइपोथेसिस H अपान MV, और आपको पता है वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। आप जब यहां से पोटेंशियल बढ़ाते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ने से वेवलेंथ क्या हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है। और जब आप पोटेंशियल 54 रखते हो तो उसकी वेवलेंथ और निकल क्रिस्टल के अंदर जो क्रिस्टल के दरमियान जो छोटा छोटा स्लिट्स होते हैं उनकी विड्थ और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ एक दूसरे के कंपेरेबल आ जाती है। इसलिए 54 पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ उतनी बन जाती है जितनी इनके अंदर जो है वो विड्थ होती है क्रिस्टल के अंदर। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट पे जब क्रिस्टल के ऊपर फॉल करता है तो उसकी वेवलेंथ कंपेरेबल हो जाती है और वो डायफ्रैक्शन करता है। और हमने डायफ्रैक्शन अभी सुबह भी देखा है कि डायफ्रैक्शन के अंदर जो सेंट्रल फ्रिंज होता है वो बड़ा होता है, साइड पे हल्के हल्के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो ये लेमडा हो जाएगी। और अगर आप पोटेंशियल रखोगे 54 वोल्ट, मेरी कैलकुलेशन करें तो लेमडा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 150 अपान 54 इंटू 10 पावर -10। ठीक है, 150 अपान 54। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 अपान जो है वो 54, या उधर कर ले डायरेक्ट। टोटल जो अंडर रेडिकल करें 1.610 पावर -10 मीटर हो जाती है इस तरह। ठीक है, और अगर आप निकल के क्रिस्टल के अंदर इस तरह से, आपको पता है बेटा निकल के क्रिस्टल के अंदर इस तरह से होता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रिस्टल लेटिस के अंदर एटम्स होते हैं बेटा, क्रिस्टल के अंदर इस तरह से लेयर्स होते हैं। और इन लेयर्स की ये जो विड्थ होती है ना डी, ये डी कंपेरेबल हो जाती है, कंपेरेबल टू लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। इसलिए जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर लगता है
तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डायफ्रेक्शन करता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक्स रेज क्रिस्टल के ऊपर लगने के बाद डायफ्रेक्शन करते हैं, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के क्रिस्टल के ऊपर लगता है तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी निकल के क्रिस्टल की डी के बराबर हो जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्ट करता है। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करके इसको कंफर्म किया गया और फार्मूला भी लगाया गया 2d sin थीटा, जिससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये डायफ्रेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक मजे की बात यह है कि अगर इसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भेजे, आप एक इलेक्ट्रॉन भेजे, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रेक्ट करेगा? तो बेटा इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आप भेजोगे ना, तो ये डिटेक्टर बताएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, हर जगह पे एक इलेक्ट्रॉन की एक्सिस्टेंस बताएगा। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से वेव होती है। जिस तरह से वेव एक टाइम पे मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट हो सकती है, तो अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 54 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रॉन भेजो, तो वो इलेक्ट्रॉन भी ये डिटेक्टर बताएगा कि 50 डिग्री पे ज्यादा आ रहा है, जबकि 50 डिग्री के इस तरह से आप जाओगे, इस तरह से जो है वो इधर उधर जाओगे, तो वो भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे भी मौजूद हो। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से वेव होती है, इस तरह से जैसे हमने इसके अंदर देखा कि सेंटर के ऊपर ज्यादा लाइट आती है, एजेस के ऊपर थोड़ी आती है, तो इलेक्ट्रॉन ने भी बिल्कुल जब वो क्रिस्टल के इस तरह से स्लिट से गुजरे तो इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन ने सेंटर के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए और साइड पे इलेक्ट्रॉन के डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी बने। तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डायफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुई, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ तो होता है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन भी आप भेजोगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मौजूद होगा, यहाँ पे भी मौजूद होगा, हर जगह पे वो एक इलेक्ट्रॉन की एक्सिस्टेंस भी जो है वो डिस्कवर की गई कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन भी एक साथ मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद पाया गया। जो बात किसमें कही गई थी, जो है वो डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस में कही गई थी, मींस डी ब्रोगले की हाइपोथेसिस सही है। ठीक है, कल हमारे सिर्फ छोटे दो टॉपिक रहते हैं, ड्यूल नेचर और अनसर्टेनिटी, इंशाल्लाह कल कर लेंगे। और ये फार्मूला बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको दिया गया हो कि व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दिस पोटेंशियल, कि आपको कहा जाए कि व्हाट इज द डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 60 वोल्ट, तो आप ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे कर देते हैं।